हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो देखिए, एडुटेरिया जो ऑफलाइन जो अभी ये टेस्ट हुआ है, मतलब इनका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो चालू हुआ है, हमारे पास ये आ चुका है और हम लोग आज ये सेट नंबर 1 लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारा जो है पेड प्रैक्टिस सेट है जो एडुटेरिया अपने ऑफलाइन सेंटर्स में चला रही है। इन सारा प्रैक्टिस सेट और इसके अलावा इनके जैसे और भी प्रैक्टिस सेट जो आते हैं, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इन सब का जो प्रैक्टिस सेट जो भी आता है, जैसे कि अभी हमने खान ऑफिशियल खान जीएस रिसर्च सेंटर का हमने बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट कल करवाया है। तो ये जितने भी पेड कोचिंग वाले प्रैक्टिस सेट होते हैं ये सब आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये देखिए वन टाइम पेमेंट रहेगा, ये पेड रहेगा ये। ठीक है, 199 का आपको पेमेंट करना है और ये वन टाइम पेमेंट है और इस सबको आपको पेड ग्रुप के अंदर में दिया जाएगा। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद व्हाट्सएप पे ही आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। 199 का वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद से आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और जितने भी ऐसे पेड कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट आते हैं सब वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा 69वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स तक। चलिए, इसको बिना देरी हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखिए हमारा आ जाता है, ये अंग्रेजी का है, इसके नीचे से हमारा हिंदी का स्टार्ट होता है, तो हम लोग हिंदी को डील करेंगे। अच्छा, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने एक चीज़ गौर किया है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन ये लोग दिए हैं, तो इसमें आप लोग हो हल्ला मत करिएगा, मेरे द्वारा इसमें कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। एडुटेरिया के द्वारा ही यहाँ पे 4 ऑप्शन ही दिया गया है, 5वां ऑप्शन जो होता है इनमें से कोई भी नहीं, वो वाला ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे हटा दिया है। शायद और जो इनका दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें ये लोग वो चीज़ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार के नवपाषाण कालीन में शामिल था? नवपाषाण काल स्थलों में शामिल था, कौन था भाई? तो देखिए इसमें चिरांद था और सेनुआर रोहतास था, ये दोनों ही शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, मनेर है पटना में, ठीक है, और कुतुबपुर आपका वैशाली में है, ताराडीह गया में है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपको यहाँ पे ऐड ऑन है, तो हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं हम लोग, देखिएगा नंबर 2 में क्या बोल रहा है। हाँ जी, चलिए नंबर 2 देखिएगा एक बारी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन अगर हम बात कर ले, मेघास्थनीज ने किताब लिखी है, देखिए इंडिका, टॉलमी ने किताब लिखी है ज्योग्राफी का, प्लिनी ने किताब लिखी है नेचुरल हिस्टोरी का और ह्वेनसांग ने सीयू की। करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है भैया, नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखिएगा नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिक हीनयान से संबंधित है? कौन सा संप्रदाय जो है हीनयान से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन ऑफर लेके आया है। 40% तक का आपको ऑफ यहाँ पे दिया जा रहा है। चाहे आप 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दरोगा या 7th फेज बीपीएससी टीचिंग वाली, हर एक के ऊपर 40% का ऑफ दिया जा रहा है। आरकेजी 11 ये रेफरल कोड आप लोग जरूर यूज कर लीजिएगा, इसी के बाद आपको ये ऑफ मिल पाएगा। जहां पहले आप 12 महीने यानी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लगभग 9000 में लेते थे, वहीं अब आपको सिर्फ इसको देखिए 6879 रुपये, मतलब 3000 रुपये का आपको यहाँ बचत हो रहा है। तो इस हिसाब से आप सब कुछ ले सकते हैं जो भी आप यहाँ पे लेना चाहेंगे। दूसरी बात देखिएगा, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर एस्टेट का पूरा आपको यहाँ पे बैच दिया जा रहा है। ठीक है, और एस्टेट बैच में देखिएगा मैं यहाँ पे आपको दिखूंगा पॉलिटी पढ़ाते हुए। ठीक है, आरकेजी 11 ये रेफरल कोड यूज कर लीजिए और अभी 40% ऑफ मिलने वाला है, इसका पूरा लाभ उठाइए। सिर्फ 1039 रुपये में आप इस कोर्स को ग्रैब कर सकते हैं। 40% का ह्यूज डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल भी इसको चूके नहीं। और साथ ही साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो 69वीं बीपीएससी का पूरा यहाँ पे बैच प्रीलिम्स के लिए 1199 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आरकेजी 11 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है बैच का, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 40% का ह्यूज डिस्काउंट आपको भी दिया जा रहा है, इसका पूरा फायदा उठाइए। प्रांतिक जो संप्रदाय है ये आपका हीनयान से इनका ताल्लुक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो कथन यहाँ पे गड़बड़ है, देखिएगा, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाया था, तो नहीं, ये वाला गड़बड़ बात है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना प्राकृतिक पूजक थे वो लोग, और वो जादू टोना विश्वास करते थे, जिसकी जानकारी हमको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो मुहर हैं मिले हैं वहाँ से मिला है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों के संकेत यहाँ से कहीं से मिलता नहीं है, खुदाई उदाई में भी, या फिर इनका जो मुहर वगैरह मिला है वहाँ से भी कुछ हम लोग को सिग्नल नहीं मिला जिससे हम लोग ये बोल सकें कि ये लोग विशाल पूजा स्थल का निर्माण किए हुए थे, तो ये वाला अप्रोप्रिएट है। चलिए नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है, देखिए अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? है ना, राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर में, राजगृह उसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 6 देख रही है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है अगर हम बात कर ले, ठीक है। तो देखिए यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी अग्रहार, ये गड़बड़ है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है ना। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था, ये वाला जो है अगर हम बात कर ले। अच्छा सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, माफ़ करिएगा, सही नहीं है, सही है, हाँ। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जैक्टली बिल्कुल ही सही है, 6 वाला हमारा करेक्ट है। यह भूमि नॉर्मली अगर हम बात कर लेना तो भूमि राजस्व और अन्य देय राशि के भुगतान से ये मुक्त होता था, यानी कि ये टैक्स फ्री लैंड होता था जो इनको ब्राह्मणों को दिया जाता था, अग्रहार नामक भूमि, ठीक है। आगे चल के फिर मुगलों में भी ये चीज़ें प्रचलित हुई थी। गुप्त काल में अपृहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? अपृहत भूमि के अंतर्गत देखिए वो भूमि होता था जो बिना जोती गई जंगली भूमि, मतलब जिसके ऊपर खेती वेती ना हुआ हो, जंगली भूमि हो, उसको अपृहत कहा जाता था। नंबर 8 देखते हैं हम लोग, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? तो नालंदा की यात्रा कौन किए थे अगर हम बात कर ले, देखिए ह्वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान, सारे के सारे ने करा है, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 9 देखिएगा, नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तान के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण करी थी? सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो है देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण करी हुई थी, ठीक है। 9 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है, यानी कि सिकंदर के बराबर, यानी द्वितीय सिकंदर। चलो 10 प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? देखिए इनका संबंध था तुलुब राजवंश से। 10 का सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तुलुब राजवंश से इनका संबंध था, ध्यान रखिएगा। नंबर 11 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था? कादरी सिलसिले का संस्थापक इनमें से कौन था? तो देखिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है ये आपका कादरी सिलसिले का ये संस्थापक था, ध्यान रखिएगा। नंबर 12 देखिए मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसला प्रणाली की शुरुआत करी गई थी? देखिए दहसला प्रणाली ये एक्चुअली 1580 में स्टार्ट हुआ था टोडरमल के द्वारा। देखिए अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में, ठीक है, कब? 24वें वर्ष में जो है ये दहसला प्रणाली यानी कि आईने दहसला एक प्रणाली निकलवाया जिसका नाम था आईने, ठीक है, दहसला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टोडरमल के द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था, सब कुछ इस प्रणाली का सब कुछ वहीं किए थे, इसलिए इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था, ठीक है। 13 देखते हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत में रहट ये जो शब्द है, ये रहट शब्द किससे संबंधित है ये बताना है। देखिए रहट जो ये शब्द है इसका रिलेशन है सिंचाई के साधनों से। 13 का सी करेक्ट होगा। 14 देखिएगा, पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? तो मराठाओं का पेशवा जो था पानीपत के युद्ध के समय बालाजी बाजीराव उस समय मराठाओं का पेशवा था। 14 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच प्रथम तार लाइन की स्थापना हुई थी, ठीक है, कलकत्ता से आगरा के बीच में ये हुआ था। दूसरा देखिए 1854 का नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में ये पारित हुआ था, राइट। और एक और ये काम किया था 1854 में ही लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना करवाया था, ठीक है, लोक निर्माण विभाग का भी 1854 में स्थापना करवाया था। तो ये सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? समय नहीं हुआ, तो ये सब हुआ था, ठीक है, सब हुआ था। तो उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे नहीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला जा रहा है लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था, तो भाई ये सब कुछ हुआ था, तो हमारा डी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 का डी, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो सिविल सेवा की परीक्षा सबसे पहले जो है अगर हम बात कर लें, है ना, देखिएगा सत्येंद्र नाथ बोस जी ने पास किया था, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 16 का करेक्ट हो जाएगा। 1853 में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था, 1853 में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था जिसको सिविल सेवा एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। भारत में सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा सत्येंद्र नाथ बोस ने जो है पास किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 1853 में एक्ट पास हुआ था और 1863 में जो है ये फाइनली इसमें सक्सेसफुल हुए थे। 17 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था देखिए सादत खां,
ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। महिलाओं को जो है मताधिकार, देखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ था, जिसके द्वारा महिलाओं को जो है ना मताधिकार प्रदान हुआ था। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू, ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड। ठीक है, क्लियर। चलिए नंबर 19 देखते हैं। चलिए अंग्रेजी है, हिंदी पे आते हैं हम लोग। हाँ जी, 19 में आ गए। चलिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। ये किसने कहा था? देखिएगा, अगर हम बात कर लें, है ना, कि किस गवर्नर जनरल ने ये कहा था, तो अगर हम बात कर लें, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। सी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए इनका जन्म पहले जान लीजिए 1874 में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखिएगा, इनका जो है, इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, है ना, वलसाड़ सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। तो सबसे इनका संबंध है। ठीक है, तो इन सब में इनकी भूमिका रही थी। डी करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? देखिए ये वाला लेख जो है भगत सिंह जी ने लिखा था। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 22 देखिएगा, गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा इनके द्वारा, देखिए, साल 1933 में स्टार्ट किया गया था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 नवंबर जो है ये तारीख था, ध्यान रखिए, 1933 इन्होंने ही अपनी हरिजन यात्रा वर्धा से स्टार्ट करी थी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा 9 मंथ्स तक ये यात्रा इनका चला था। ठीक है, 9 मंथ्स तक यात्रा ये चला था। ये जो है 29 जुलाई 1934 को ख़त्म हुआ था। 29 जुलाई 1934 को ये जाके फिनिश हुआ था फाइनली। 9 मंथ्स तक ये चला था, ध्यान रखिएगा। 23 देखते हैं, फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? फ्लाउड आयोग जो है ये देखिए भू राजस्व व्यवस्था से इनका संबंध था। 24, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? कांग्रेस का जो संविधान है ये देखिए मद्रास अधिवेशन में 1908 में तैयार किया गया था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं हम लोग, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया? लैंड होल्डर सोसाइटी का जो गठन है ये साल 1938 में इसका गठन हुआ था। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में इसका गठन किया गया था। ठीक है। 26 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित युग्म की बात कर ले, कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, अगर हम बात कर ले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है, तो यहाँ देखिए दलित से भीमराव अम्बेडकर थे, व्यापारी से होमी मोदी थे, और सिख से सरदार संपूर्ण सिंह थे। तो डी हो जाएगा। सारा जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो सही सुमेलित की बात कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेना, तो जितना भी प्रतिनिधि हैं समूह जो है मिलान सही है, इसलिए यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 27 देखते हैं, अहमदिया आंदोलन संस्थापक कौन था? अहमदिया आंदोलन संस्थापक की बात करें, देखिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है इसके संस्थापक थे। 27 का ये करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ध्यान रखिएगा, है ना, क्लियर। चलिए, और ये अभिज्ञान शकुंतलम किसकी ये कृति है? तो कालिदास की है, ध्यान रखिएगा। और इसी का अंग्रेजी में जो है इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था। क्लियर, किसने? विलियम जोन्स ने, है ना, ध्यान रखिएगा। ये 1789 में रिपब्लिश्ड हुआ था अंग्रेजी में। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। 29 देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खां को किस षड्यंत्र के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इनको जो फांसी की सज़ा मिली थी वो देखिए काकोड़ी षड्यंत्र केस के तहत मिला था। 29 का ये करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो पहली बार व्यापक स्तर पर देखिए स्वदेशी आंदोलन के लिए वंदे मातरम शब्द का जो है
इसका इस्तेमाल हुआ था। स्वदेशी आंदोलन देखिए ये क्यों हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, तो इसी के अगेंस्ट में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन 1905 में, और इसी टाइम में वंदे मातरम शब्द जो है एकदम व्यापक रूप में इस्तेमाल हुआ था। 31 किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? सबसे अंत में भारत में आगमन हुआ था देखिए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 32 देखते हैं हम लोग। किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था? तो ये काम किया था बहादुर शाह फर्स्ट ने। 33 नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? नील किसान विद्रोह जो है ध्यान रखिएगा ये हुआ था 1859 से 60 के दौरान, नील किसान विद्रोह, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 34 देखिएगा, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो इसका प्रारंभ जो है देखिए मुंबई से हुआ था। कहाँ से? मुंबई से। 34 का सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 35 देखिए, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? इंडियन मुसलमान, ये बुक अगर हम बात कर लें, ठीक है, इंडियन मुसलमान, ठीक है, इस बुक को जो है विलियम हंटर की ये पुस्तक थी, इंडियन मुसलमान, किसकी? विलियम हंटर, ठीक है, इसकी ये किताब थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, तो डी मारिए, इनमें से कोई है नहीं, ठीक है। 1870 में इसने ये बुक लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, क्या बोला जा रहा है देखिए 36 में, देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार यहाँ पे करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है, ठीक बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेही होता है, नहीं, केवल पहला वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 37, क्या बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन पर विचार करना है। असत्य कथन देखिएगा यहाँ पे, सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान होती हैं, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है। डिपेंड करता है वहाँ का कितना जनसंख्या, उस हिसाब से सीट वेरीज करती हैं, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे सही है, ठीक है। 38 देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो मूल कर्तव्य को जो है ना देखिए तीसरे पोजीशन पर रखा गया। 38 का सी करेक्ट होगा। 39 देखिएगा, क्या बोल रहा है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो न्यायालय जो है ना, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर लें, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है न्यायालय, डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रीट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। अगर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तो, या गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया हो गया तब ये जारी करता है न्यायालय। 40 मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा देखिए, संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल। 17 किससे रिलेटेड है? अनटचेबिलिटी से, छुआछूत से। और समानता के सिद्धांत का हनन पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट जो हमारा कूट बैठता है सी वाला हो जाएगा, ठीक है। 41 देखिएगा, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो यहाँ पे राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, सी करेक्ट होगा। 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो देखिए 26वां जो है यहाँ पे ये रिलेटेड नहीं होगा, तो 42 का हमारा बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 43 देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो ये प्रस्ताव किसको दिया गया था अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, 43 का, तो देखिएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा ये दिया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। कब आया था? 1942 में आया था। चलिए 44, निम्न में से कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी थे? तो वो राष्ट्रपति कौन है भाई अगर हम बात कर लें, तो भारत के ऐसे 2-3 राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले भी वो उपराष्ट्रपति रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, है ना, तो देखिए वीवी गिरी ऐसे रहे हैं, आर वेंकट रमन भी रहे हैं, है ना, और उसके बाद शंकर दयाल शर्मा जी भी रहे हैं। इनके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी रहे हैं, के.आर. नारायणन भी रहे हैं। तो डी हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। 45 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है 45 में, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन करेक्टली यहाँ पे मैच नहीं है? देखिएगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। पट्टाभी स्वामी बनाम भारत संघ
निजता का अधिकार से है, ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं, यानी कि सुमेलित नहीं है ना, कोई भी सुमेलित नहीं है ऐसा नहीं है, सारे के सारे मैच्ड हैं, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे जो है मैच्ड हैं। चलो 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान अगर हम बात कर ले कौन नहीं है, देखिए पूर्वी अफ्रीका सवाना, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसका देखिए ब्राज़ील में कंपोस होता है, ठीक है, और उसके बाद वेनेजुएला में लानोस होता है। यहाँ अगर हम बात कर लें, ये घास स्थल भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो डी हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि सारे के सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। मैंने आप सबको यहाँ पे ये बता दिया। चलिए 47 देख लेते हैं। लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो लवणता जो है देखिए 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता बोलते हैं, सैलिनिटी। 48 पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है। तो ये दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र है देखिए बर्फ छत्रक, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो महासागर में 97.3% जल है और बर्फ छत्रक जो है ये 2% बर्फ छत्रक है, ध्यान रखिएगा 2% बर्फ छत्रक आपको मिलेंगे। भूमिगत जल जो है 0.68% अवेलेबल है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। 49 देखिए, निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट कर रही है या करती है। तो ये प्रकट कर रही है, अगर हम बात कर ले, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होती है तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है, और सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति में बृहत्तर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में बृहत्तर ज्वार भाटा, तो हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक। ये सारा का सारा सिस्टम होगा, अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा ना, ये सब कुछ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो इनमें भाई देखिए जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये सब कुछ जनसंख्या परिवर्तन में उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सही सही सही, यहाँ पे सही सही सुमेलित देखिए पेंटागोनिया अर्जेंटीना, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। ओके, अटाकामा उत्तरी चिली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कराकुम अगर हम बात कर लिए तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, है ना, तो केवल ए वाला हमारा सही है। 52 देखिएगा, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहे हैं, उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ध्यान रखिएगा सुबह का शाम का 6 बज रहा होगा। 53 लेब्राडोर जलधारा कहाँ पे अवस्थित है। तो लेब्राडोर जलधारा जो है ये देखिए उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य में अवस्थित है। 53 का सी हो जाएगा। 54 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो भैया ये होता है मध्य मंडल में, ठीक है, मध्य मंडल में जैसे ही आएंगे ये सब जल भस्म हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये वायुमंडल की तीसरी परत होती है मध्य मंडल, ध्यान रखिएगा। ये लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य में स्थित होती है अपने ज़मीन तल से, ठीक है। चलिए 55 देखिए, कोरल सागर कहाँ अवस्थित है। कोरल जो है सागर ये कहाँ अवस्थित है भैया, अगर इसकी हम बात कर लें, ये आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व में, ठीक है। 55 का ये करेक्ट हो जाएगा। 56 देखिए क्या बोल रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है। तो स्थिर कीमत पर वृद्धि दर की बात कर ले, देखिए 11% रही है, कितना 11%। 57 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। करेंटली जो हमारे राज्य में शहरीकरण का स्तर है वो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर लेना तो 16.21% हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। तो ये कितना होने का अनुमान है, देखिए 2.98% होने का अनुमान है। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का डाटा के हिसाब से प्रोजेक्ट किया गया, ध्यान रखिएगा, है ना। 59 देखिए भाई क्या बोल रहा है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो बिहार का जो विकास दर है ये 15.24% रहने का अनुमान है, और यहाँ राजकोषीय घाटा 2.98% रहने का अनुमान है। 60 देखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, इनमें कौन शामिल नहीं है। इनमें शामिल देखिएगा, अगर हम बात कर ले तो केंद्रीय बजट 2023-24 में निश्चित विकास की 7 प्राथमिकताओं यानी सप्तऋषि में समावेशी निवेश भी शामिल है,
अंतिम व्यक्ति तक पहुंच शामिल है ना, अवसंचरण एवं निवेश शामिल है, हरित विकास शामिल है, वित्तीय क्षेत्र शामिल है, सक्षमता को सामने लाना शामिल है, युवा शक्ति शामिल है। ठीक है, डी हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे इसमें शामिल है, तो डी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 61 देखिए, भारत के आरक्षित विदेश मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो ये जो राशि के थे अगर हम बात कर ले, देखिए 562 अरब डॉलर के थे। कितने? 562 अरब डॉलर। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 62 देखिएगा क्या बोला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है? तो ये देखिएगा 1 वर्ष तक का इन्होंने घोषणा करा है। हमारा 62 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 63 देखते हैं, देखिएगा भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति की अगर हम बात कर लें, ये भाई किससे संबंधित है? तो देखिए भंडारी समिति की स्थापना 1994-95 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, क्यों हुई थी? तो ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? अनवरत योजना का प्रतिपादन अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा अनवरत योजना लाया गया था जिसका प्रतिपादन गुन्नार मर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से किसी के द्वारा नहीं होगा। ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अनवरत योजना का प्रतिपादन कौन किया था? गुन्नार मॉडल द्वारा किया गया था अपने पुस्तक द एशियन ड्रामा के अंदर में। 65 वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति को के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें, देखिए JL नेहरू जी थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। 66 देखिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है ये दिया गया है किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 67 विनाइट्रीकरण के भाग लेने वाला जीवाणु कौन सा? विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाला जीवाणु है ये, अगर हम बात कर लें, देखिए माइक्रोबैलिज्म हो जाएगा, उसके अलावा नाइट्रेट एवं अमोनिया भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मौजूदा नाइट्रेट और अमोनिया भी इसमें हो जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा, 1 से अधिक। 68 देखिएगा, घोंघा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? ये सारे मोलस्का संघ के ये जीव हैं। ठीक है, 69 देखिए, पादप कोशिका में वर्णक उपस्थित होते हैं। तो पादप कोशिका में जो वर्णक उपस्थित होते हैं ये देखिए लवक में होते हैं। 70 देखिएगा, निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता क्या है? उभयलिंगी पुष्पों की जो विशेषता होती है ये अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति इनमें होती है। सी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखिए, कार्बोहाइड्रेट संबंध में कथन पे विचार करना है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कौन है? तो देखिएगा ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद डाइसैकेराइड्स का जल अपघटन संभव है, ठीक बात है, और पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक बात है। सी हो जाएगा, केवल यही इससे रिलेटेड है। 72 देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो ये जो अनुपस्थिति होता है अंगघात का जिससे जोखिम बढ़ जाता है वो होता है देखिए पोटेशियम। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 नंबर देखिएगा, अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिका से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो गामा कोशिका से जो पदार्थ स्रावित होते हैं वो होते हैं देखिए पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 74 निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है ना? यूरिया का निर्माण देखिएगा यकृत में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, लिवर के अंदर में। 75 निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? प्रोटोजोआ जनित रोग की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया आपका हो जाएगा। ठीक है, सोने की बीमारी जो है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा। चेचक ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके अलावा निमोनिया ये सब हो जाएगा। डी हो जाएगा, 1 से अधिक। 76 शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो त्रिक बिंदु जो स्वच्छ जल शुद्ध जल का जो होता है
वो देखिए 611.65 पास्कल पे होता है, ठीक है, त्रिक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए 9.467 इंटू 10⁻15 का कोटिमान कितना है, इसका कोटिमान की बात कर लें 15 हो जाएगा। 78 दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर काम करती है, तो ये मशीन जो काम करती है वो होता है अपकेंद्रीय बल, इसी के ऊपर वॉशिंग मशीन भी आपका काम करता है। 79 देखिए कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है, तो कार्य का जो मान है ये ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन ना किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया, जब किसी वस्तु पर आरोपित बल विस्थापन की दिशा के दूसरे लंबवत हो तो उसका कार्य शून्य होगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, एक से अधिक। 80 देखिएगा किसी वस्तु का भार, देखिए किसी भी जो वस्तु का जो भार होगा ना, इसकी बात करें, ये ध्रुवों पर मैक्सिमम होगा। 81 निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पे विचार करना है। ओके, तो देखिएगा परम दाब एवं मंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव द्वारा नापा जाता है या कहलाता है, गेज दबाव कहलाता है। दूसरा देखिए गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, नहीं, गलत है, ऋणात्मक रहता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, ठीक है, हमारा सी हो जाएगा, 1 और 3 एप्रोप्रिएट है, ठीक है। 82 देखिएगा प्राश्रव ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो इनकी आवृत्ति जो होती है देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये मानव के सुनने लायक होती है, इससे ऊपर का जो आवृत्ति होता है ये मानव सुन नहीं सकता है। 83 विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है, इसका एसआई इकाई है जूल किलोग्राम केल्विन, 83 का ए करेक्ट हो जाएगा। 84 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, 84 देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपन में लाल रंग का परास होता है, इसमें लाल रंग का जो परास होता है वो देखिए 6200 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होता है, 84 का सी करेक्ट होगा। 85 देखिए विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण क्या है, तो इसका जो मिश्र धातु होता है वो देखिए निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोधकता का होता है, 85 का सी करेक्ट हो जाएगा। 86 देखिएगा निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया है, तो स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया है जोसेफ प्राउट ने, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 87 क्या बोल रहा है, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का क्या नाम है, तो कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से जो उत्पन्न होता है हाइड्रोजन उसका नाम होता है देखिए गुलाबी हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है, ये आने के चांसेस हैं आपके पूरे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 88 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी उत्तक एवं उप सह संयोजी 3 प्रकार के बंध होते हैं, इसमें 3 प्रकार के जो बंध होते हैं किसमें होते हैं, अगर हम बात कर लें NaCl यानी कि अमोनियम क्लोराइड में होता है, ठीक है, उसके बाद NH4Br यानी अमोनियम ब्रोमाइड में होता है, उसके बाद देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ये रहता है, तो हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 से अधिक। आगे बढ़ते हैं 89 देखिएगा किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, तो किण्वन का जो इस्तेमाल होता है अगर हम बात करें, देखिए किण्वन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे लुई पास्चर ने प्रतिपादित किया था, तो किण्वन के द्वारा देखिए दही ब्रेड ये सब बनाया जाता है, तो 1 से अधिक हो जाएगा। 90 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, 90 में प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल यानी एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित देखिए टमाटर पालक ऑक्जेलिक एसिड, सी करेक्ट हो जाएगा। 91 देखिएगा अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है, तो ये अभिक्रिया करके मुक्त करेगा H+ आयन मुक्त करेगा, ठीक है। 92 देखिए कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो भाई देखिए NaOH होता है इसका, ठीक है। 93 मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, मिलेराइट जो है अयस्क है देखिए निकेल का। 94 एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है, तो एक अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो देखिए 2 और 2 बराबर रहते हैं, ठीक है। 95 हमने देखते हैं, चलिए भाई देखिएगा निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, कृत्रिम रेशम की बात कर लें, ये किसको कहा जाता है, देखिए रेयॉन को कहा जाता है, 95 का ये हो जाएगा। 96 निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है, तो किसका अनावरण किया गया है, देखिए राजस्थान में, राइट, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 97 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, तो CBI के द्वारा जो ऑपरेशन शुरुआत की गई थी वो था देखिए
ऑपरेशन चक्र, ठीक है। 97 का सी करेक्ट हो जाएगा। 98 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 यानी 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो ये है देखिए गुजरात का मोढेरा गांव, ठीक है। चलिए भाई 99 देखिएगा, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का मनोनीत किया, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इनमें जो शामिल नहीं है कि अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, श्री कपिल कपूर जो है इसमें शामिल नहीं है। 99 का सी करेक्ट हो जाएगा। 100 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये वानिकी विश्वविद्यालय देखिए तेलंगाना में स्टैब्लिश किया जाना है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 101 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है अगर हम बात कर ले, देखिए हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में खोला गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में ये हुआ है ओपन, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है। ये देखिए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 15,256 फीट, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 102, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अब बन गया है कर्नाटका। पहले देखिए गोरखपुर था भारत में, लेकिन अब कर्नाटका बन गया है, ठीक है। उससे पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था, वो भी ध्यान रखिएगा। फिर गोरखपुर बना और अब कर्नाटका बन गया है। 103, हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज पार्टी का दर्जा प्राप्त है? देखिए इस पार्टी को दिल्ली में प्राप्त है, पंजाब में प्राप्त है, ठीक है ना, दिल्ली पंजाब में प्राप्त है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें अभी इधर इन्होंने इधर भी जीता है, गोवा भी जीता है, गोवा में भी प्राप्त है, ठीक है ना, तो हमारा डी हो जाएगा। 104, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया देखिए त्रिपुरा के अंदर में। 104 का ये, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 105, गणतंत्र दिवस परेड 2023 संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें सही कथन की बात कर ले, नहीं है, कौन सा? तो देखिए गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को सबसे बेहतर झांकी का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार प्रस्तुत की गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे नवनियुक्त अग्रहीर पहली बार परेड में हिस्सा लिया, नहीं, नारकोटिक्स आए थे पहली बार, ठीक है। अब परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई थी, नहीं, एनसीसी पहले भी आ चुके हैं, तो हमारा डी हो जाएगा। एक से अधिक यानी कि सारे के सारे यहाँ पे कथन सही नहीं है, गलत ही हैं। 106 देखिएगा, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो मीरा वैश्विक पहल जो है, इन्होंने जो योजना बनाई है, ये देखिए बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। 107, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है? तो इस ड्रोन को नाम दिया गया देखिए स्काई हॉक, बी करेक्ट हो जाएगा। 108 देखिए, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? तो चंद्र रोवर राशिद की बात कर ले अगर हम, ठीक है ना, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, ठीक है, यूएई ने ये करा है, ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए 109 देखिए, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है देखिए फिजी में किया गया। 109 का सी करेक्ट होगा। 110 देखिएगा क्या बोल रहा है, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, सी करेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सीरिया और फिजी में, तुर्की और सीरिया में जो है 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, बहुत तगड़ा था। 11 नंबर देखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं अगर हम बात कर ले, ओके, तो देखिएगा भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, ये वाला जो है कथन सही नहीं है। तो भारत ने 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली थी, अन्य सभी कथन जो है सही हैं, ठीक है। 1 दिसंबर से भारत संभाला था, तो जनवरी नहीं होगा, दिसंबर होगा, ठीक है। तो बाकी सारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा 111 का ए हो जाएगा। चलो 112 देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन की बात कर लें, स्विट्जरलैंड ने चलाया है। 112 का एक करेक्ट हो जाएगा। 2 किलोमीटर लंबा ये ट्रेन है, इसमें 100 डिब्बे शामिल हैं। 113 अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये समिति जो है ध्यान रखिएगा कहाँ आयोजित की गई है? भारत के अंदर में। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 114 हम लोग देखते हैं। भारत को मोटे अनाज के लिए विश्व केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिया जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो ये घोषणा सरकार ने किया है, देखिएगा, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद से। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 115 देखिए, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान लगाया गया, देखिए 6.4% का। 116 केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? इसमें शीर्ष 3 देश की अगर हम बात कर लें, कौन से शीर्ष 3 देश हैं? तो देखिए सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। 116 का ये करेक्ट हो जाएगा। 117 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया, देखिए बद्री नारायण जी को। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 118 मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन देखिए भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। चलिए 119 देखिएगा, पहली बार आयोजित अंडर-19 महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? पहली बार अंडर-19 वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ है, इसका खिताब देखिए इंडिया ने जीता है। प्राउड टू बी इंडियन। ठीक है ना। चलिए 120 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो ये पुरस्कार की योजना देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। ए करेक्ट हो जाएगा। 121 देखिएगा, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है देखिए अजय बंगा जी को नियुक्त किया गया है। बी हमारा 121 का करेक्ट हो जाएगा। 122 देखते हैं हम लोग, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन की बात कर लें, देखिए इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, केवल यही सत्य है, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत को इस इंडेक्स में, ठीक है ना, 0.633 अंक मिला है, ध्यान रखिएगा। ओके, और 132वां स्थान भारत का यहाँ पे मिला है। चलिए 123 देखते हैं हम लोग, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में सत्य कथन देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, तो हमारा 123 का सी करेक्ट होगा। 124 देखते हैं हम लोग, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में सत्य कथन की बात कर लें, यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा सही हमारा। उसके बाद देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022 में विकास दर जो है 10.98 जो है यहाँ पे रहने की संभावना है। ठीक है, और आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो हमारा एक से अधिक हो जाएगा। 125 देखिएगा, बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए लगभग ₹100 के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। तो ये जो राज्य का जो बजट था, ये देखिए 2.26 लाख करोड़ का बजट था। 126 बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के थे मोहम्मद यूनुस। ध्यान रखिएगा, 126 का सी करेक्ट हो जाएगा। ये 1937 में प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी में चुनाव में 98 सीट पर कांग्रेस के जो है पार्टी को मिला था, और उस समय इनको जो है मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र बिहार का अगर प्रथम मुख्यमंत्री बोले तब श्री कृष्ण सिंह मारिएगा, स्वतंत्र बिहार का बोलेगा तो। ठीक है, 127 देखते हैं, बिहार विधान मंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसके संबंध में जो सही नहीं है, देखिए विधानसभा के सदस्य की संख्या 343 है, ये सही नहीं है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है, सी करेक्ट होगा। 128 देखिए, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेल कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो देखिए प्रमुख
प्रत्यक्ष चुनाव ये गड़बड़ है। पंचायती समिति का प्रमुख प्रखंड स्तर पर होता है, जिसका अध्यक्षता प्रमुख करते हैं, और पंचायती समिति सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, और पंचायती समिति के सदस्यों द्वारा प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो हमारा सी करेक्ट होगा। 129, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हुए थे। 130 देखिए, बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? तो बिहार का जो राजकीय गीत है उसको अपनाया गया था 2012 में। 130 का ये करेक्ट हो जाएगा। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? बिहार राज्य का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक है, इसके राइटर हैं सत्यनारायण जी और संगीतकार हैं हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 131 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? ठीक है, किसका नहीं था? तो मगध, गया, पटना, नालंदा। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद अंग की बात करें, भागलपुर, मुंगेर हो जाएगा, और वज्जी जो है वैशाली, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं, डी हो जाएगा। सारे के सारे तो थे बिहार में। चलिए 132 देखिएगा, राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? तो ये देखिए किसके द्वारा मिला है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मिला है। ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 133, प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो प्रांतपति मानसिंह जो है इसके टाइम में बिहार की राजधानी थी कहाँ पे? रोहतास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 134 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है? तो बिहार विभूति नाम से अनुग्रह नारायण सिंह जी को बुलाया जाता है। 135, निम्नलिखित में से कौन सा नहर गंडक नदी से संबंधित है? गंडक नदी से ध्यान रखिएगा, गंडक नदी से पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर बांध से 3 नहरें यहाँ से बनी हैं और निकलती हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तिरहुत, त्रिवेणी, दोन। ठीक है, तो हमारा 1 से अधिक हो जाएगा। 136, बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? तो मलमास मेला जो है ना, ये ध्यान रखिए, मलमास मेला का संबंध बिहार के नालंदा जिले के राजगीर से है। मलमास मेला का आयोजन राजगीर में जुलाई में होता है। तो हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, राजगीर में ये लगता है। ठीक है, जुलाई के महीने में, यानी कि 1 महीना बाद लगेगा। 137, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है? तो देखिए अजय नदी जो है उत्तर बिहार में प्रवाहित नहीं होती है। मोची और महानदी नेपाल के हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवाहित होती है। अजय नदी जमुई जिले में दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। 138, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित देखिएगा, अनुपम झील, रोहतास, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अनुपम झील अगर हम बात कर ले, देखिए कैमूर होगा, रोहतास नहीं होगा। ठीक है, कैमूर। 139, बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो रेलवे विद्युत कारखाना जो है ये है भैया, देखिए मधेपुरा के अंदर में, बी करेक्ट होगा। 140 देखिएगा, बिहार में सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः कौन से हैं? तो ये 3 जिले हैं, देखिए शिवहर, पटना और दरभंगा। ठीक है। 141, यहाँ मैथ का सवाल है, इसको ज़रूर से आप लोग सॉल्व करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके हम आंसर आपको बताते चल रहे हैं। बी हो जाएगा 121। 142 रीजनिंग का सवाल है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान में पूछ रहा है क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 12। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखिए ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 143, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई से 2/3 गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है? देखिए लंबे टुकड़े की जो लंबाई है ना, अगर हम बात कर ले कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो 4 हो जाएगी। ऑप्शन में है ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। 144, ए और बी की आय का योग सी और डी की आय के योग से अधिक है। ए और सी की आय का योग बी और डी की आय के योग के बराबर है। यदि ए की आय बी डी की आय के योग के अधिक हो तो किसकी आय अधिकतम होगी? तो अधिकतम आय जो है देखिए क्या हो जाएगा? बी की होगी। 145, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ हैं। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। ए पुरुष है, डी सी का एकमात्र पुत्र है, जो ए का भाई है, ए डी की बहन है, बी एफ की पुत्र वधू है, जिसके पति को जो है मृत्यु आ चुकी है, मतलब डेथ हो चुका है। ई सी से कैसे संबंधित है? तो ई सी से देखिए उसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 146, वह राशि ज्ञात करें जिस पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6500 रुपये होगा।
तो वो राशि हो जाएगा, देखिए 12,480, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 147 देखिएगा क्या बोल रहा है, शब्द एब्सेंटी के अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। कितने तरीके से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है, तो 6720 तरीके से। 148, 300 ग्राम चीनी घोल में 40% चीनी में से कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए। तो घोल में 50% चीनी मिलाने के लिए 60 ग्राम और मिलाना पड़ेगा। ठीक है। 149 देखिए, इस समीकरण को हल करना है, तो इसमें देखिए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 154 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, देखिए दो संख्याओं का अंतर 18, इनके एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 68, 6 है, तब इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा। इनके वर्गों का योग हो जाएगा 2340, बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इरूटीरिया का सेट नंबर देखिए 1। ठीक है। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।